ऐसे दौर में जब तमाम मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील होता जा रहा है, आपके मन में ये भय नहीं लगा कि अगर आपने स्मृति ईरानी के बारे में ऐसी किताब लिखी जिसमें स्मृति ईरानी की स्तुति हो, तो क्या आपको गोदी मीडिया का छात्र या गोदी मीडिया का व्यक्ति नहीं मान लिया जाएगा? आपने ये हिम्मत कैसे की? क्यों सोचा? क्या बातें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया? बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी को सुनने के बाद लगा कि लोग पत्रकार के साथ वरिष्ठ क्यों लगाते हैं, और इन्होंने अपनी वरिष्ठता अभी साबित की मुझे घेर घार के प्रश्न पर लाने में। बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत उदारता पूर्वक मेरा परिचय दिया, उस काबिल मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी तारीफ और बड़ाई तो अच्छी ही लगती है। वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो जब चल जाता है, प्रशंसा का ब्रह्मास्त्र, तो असर करता ही है। आपके प्रश्न पर आता हूं। आपने पूछा कि डर नहीं लगा। प्रकाश जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर डरता तो पत्रकारिता में नहीं आता। अच्छी भली मैनेजमेंट की नौकरी चल रही थी मेरी, और मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो 20,000 की नौकरी छोड़कर 5750 रुपए की नौकरी की थी पत्रकारिता की मैंने। तो अगर डर उस वक्त लगा होता तो नहीं कर रहा होता, अभी किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वगैरह कुछ होता। खैर, ये किताब में स्मृति की स्तुति नहीं है, ये अमेठी संग्राम इसका नाम है। चूंकि अमेठी के जीत की नायिका स्मृति ईरानी है, इसलिए इस कवर पर उनकी तस्वीर है। इसमें कहीं से भी स्मृति ईरानी की स्तुति या उनकी विजय के बारे में कोई अतिरेक बातें नहीं की गई है, ये मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं अपनी तरह से। और इस पुस्तक को लिखने के 3.25 महीने बाद मैंने स्मृति ईरानी को भेंट किया, और किताब 21 दिसंबर को जारी हुई और उनको 23 मार्च को मैंने किताब भेंट की। इस किताब को लिखने के क्रम में मेरी उनसे सिर्फ एक बार 10-12 मिनट की मुलाकात हुई, जो ऑफिशियली दर्ज है। तो और अगर ये किताब न लिखता तब इस बात की क्या गारंटी थी कि मुझे गोदी मीडिया न कहा जाता? इस बात की अगर कोई गारंटी ले तो फिर अगली किताब पर मैं विचार कर लूंगा। धन्यवाद। आपकी किताब का एक अंश है जिसका 2-3 लाइनें सब मैं पढ़ देता हूं। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित हमारे जितने श्रोता हैं, माननीय दर्शक हैं, और वे बेहतर फैसला कर सकते हैं। अमेठी के 2019 के लोकसभा चुनाव के ऐतिहासिक नतीजों से जोड़कर देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी की जीत किसी क्रांति से कम नहीं थी। स्मृति ईरानी की जीत किसी क्रांति से कम नहीं थी। इसमें एक परिवार के एकाधिकार के खिलाफ अमेठी की जनता की बगावत भी शामिल है। 5 साल में एक विचार का चुनौती बनकर खड़े हो जाना इसका हिस्सा है। ब्ला 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 ब्ला। इसका उत्तर सर आपने स्वयं दे दिया कि 67 से वहां लोकसभा क्षेत्र बना और 2019 तक वो गांधी परिवार का, मैं उसमें जोड़ देता हूं, तथाकथित गढ़ रहा। गढ़ था नहीं वो, दरअसल कभी चुनौती मिली नहीं वहां ढंग से। और क्रांति मैं इसलिए कहता हूं कि इसके पहले मैंने दिनकर जी को कोट किया। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि विद्रोह, क्रांति या बगावत कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका विस्फोट अचानक होता है। घाव भी फूटने के पहले अनेक काल तक पकते रहते हैं। तो अमेठी भारतीय राजनीति का वही घाव था जो 1967 से पक रहा था और 2019 में आके राहुल गांधी की पराजय के रूप में फूटा। आपने अनंत जी बड़ा अध्ययन किया किताब लिखने के लिए। हमारी जिज्ञासा ये है कि ये जो मिथक था गांधी परिवार का, अमेठी का, उसके टूटने की सबसे प्रमुख वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई एक वजह किसी इस तरह के सामाजिक या व्यवस्था या सांस्थानिक परिवर्तन के लिए कोई एक वजह नहीं कही जा सकती। ये ऐसा नहीं हो सकता कि H2SO4 बना दे तो वो बन जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, मेरा जो एकमात्र मेरा टेक अवे है इस रिसर्च को करने में, इस शोध को करने में, वो ये
कि अमेठी की जनता एक परिवार के एकाधिकार से और आधिपत्य से और उस परिवार की उपेक्षा से बहुत हद तक उब चुकी थी और उन्हें एक विकल्प की तलाश थी। जब विकल्प मिला 2014 में भी उसने वो विकल्प आजमाया और 2019 में वो परिणति के रूप में स्मृति ईरानी की जीत हुई और राहुल गांधी की पराजय हुई। एक बात मैं अभी यहाँ इस सारस्वत सभा में मैं फिर से कहना चाहता हूँ और उसको रेखांकित भी करना चाहता हूँ कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। मैंने इस किताब को लिखने का निर्णय इस वजह से लिया कि कांग्रेस पार्टी के 100 साल से ज्यादा के इतिहास में 1885 में A.O. ह्यूम की स्थापना से लेकर सोनिया गांधी के अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष जो अभी हैं वो के कार्यकाल के दौर में कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष किसी लोकसभा चुनाव में पराजित नहीं हुआ था और ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पराजित हुए 108 या 110 इतने सालों के इतिहास में। और फिर मुझे लगा कि यह भारतीय राजनीति का एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जिसकी राजनीतिक रूप से पड़ताल करनी चाहिए। मैं इस पुस्तक को लिखने के 5 साल पहले राजनीति पर लिखने से तौबा कर चुका था। मैंने राजनीति पर लिखना छोड़ दिया था क्योंकि आजकल हर कोई राजनीतिक विश्लेषक हो जाते हैं। पता नहीं, संविधान का पता नहीं होता, लेकिन टीवी पर ज्ञान देते हैं और अखबारों में भी लिख देते हैं, छप भी जाते हैं। तो इस घटना ने मुझे बहुत उत्प्रेरक का काम किया कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष अपने पद पर रहते हुए चुनाव हार जाना, उसका लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा का चुनाव। और देखिए, मेरी बात का समर्थन कांग्रेस पार्टी की घटनाएं कर रही हैं। इस हार के 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अब तक अपना अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। इस हार की गंभीरता का पता इससे भी लगता है। सोनिया जी अभी तक अंतरिम अध्यक्ष ही हैं। आपके अंदर का पत्रकार और आपके अंदर का लेखक, कहीं कोई द्वंद्व था किताब लिखते समय? क्योंकि हम पत्रकारिता में बहुत कहें तार्किक हो जाते हैं और जब लिखते हैं खबरें तो तथ्यों के आधार पर लिखते हैं, लेकिन जब आपको एक लेखक के रूप में चीज़ों को परोसना होता है तो आपको एक फंतासी बुननी होती है, एक अलग किस्म से उसको ट्रीट करना होता है। तो कहीं आपको द्वंद्व महसूस हुआ लिखते समय किताब को? हर्ष जी, मेरी जो ये किताब है ये पूरी तरह से शोध पर और प्राथमिक स्रोत पर आधारित है। इसमें गल्प जरा भी नहीं है। जो भी वाक्य, जो भी मसले, जो भी घटनाएं, जो भी दुर्घटनाएं इस पुस्तक में मैंने लिखा है वो किसी के हवाले से लिखा है और वो व्यक्ति इस वक्त जीवित है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के इतने महीने बाद 21 दिसंबर को साल भर पूरा हो जाएगा, अभी तक किसी प्रकार का कोई खंडन इसका नहीं हो पाया है। लेखक और गल्प पढ़ने का फायदा ये हुआ कि उसने मेरे पत्रकारीय कौशल को मांझा, उसने मुझे वो भाषा प्रदान की जिसके आधार पर मैंने एक राजनीति जैसे गूढ़ विषय को या कहें कि नीरस विषय को बड़े सरस तरीके से लिखा कि किस तरह स्मृति ईरानी जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो वो कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुन रही थी। ये अलग बात है कि वो गाने कौन से सुन रही थी ये मुझे पता नहीं चल पाया। ऐसा लगता है कई बार कि आपने सुपारी ली हुई है राहुल गांधी को का मजाक बनाने के लिए। आपने लिखा है, मैंने 2004 में उनके पहले चुनाव के वक्त उनके फौलादी हौसले को देखा था। उनके फौलादी हौसले को देखा था। दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ रही थी और दिन रात चुनाव प्रचार में लगी रहती थी। बहुत महान काम करती थी। विपक्षी पार्टी के नेताओं को लगता था कि मुंबई की चमक दमक में रहने वाली सुपरस्टार लड़की, ये आपने लिखा है, को थोड़ा सा परेशान करेंगे तो उसका हौसला टूट जाएगा। इसलिए विपक्षी कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन विपक्ष के उन नेताओं की सोच गलत थी क्योंकि उनकी उन हरकतों की वजह से स्मृति ईरानी के हौसलों को और मजबूती मिल गई। 2019 में जब स्मृति ईरानी अमेठी से जीती, उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। 2014 में बीजेपी की सरकार थी और हमारे देश में सरकार
सरकार होने का मतलब सरकार नहीं होता, बीजेपी पार्टी नहीं होता, सरकार होने का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और तमाम संस्थाएं जिनमें लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग की कुछ शक्तियां भी शामिल है, और न्यायपालिका से जुड़े लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं वो सब शामिल होते हैं। तो स्मृति ईरानी को मंत्री बना दिया गया, वो लोकसभा चुनाव हार गई थी, राज्यसभा में ले गए, उनको मंत्री बना दिया गया चुनाव हारने के बाद, और ये टारगेट दिया गया पार्टी की तरफ से दुनिया में भारत के सबसे बड़े, सबसे संपन्न, सबसे पैसे वाले दल द्वारा कि आपके पास सारे संसाधन खुले हैं, आप जाइए अमेठी, और किसी भी तरह, मुझे राहुल गांधी से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि आपको किसी भी तरह राहुल गांधी को हराना है, और 5 साल में, आप नहीं कहीं लिखा है, 5 साल में स्मृति ईरानी 63 बार 63 टाइम्स अमेठी गई। भाई आप मंत्री तो पूरे देश की हैं कि अमेठी की है जहां से आप चुनाव हारी? बार बार अमेठी याद आता रहा आपको, क्योंकि पार्टी के आला कमान ने आपको निर्देशित किया था कि आपका टारगेट है राहुल गांधी को हराना। और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में वे गईं कि कहीं किसी मोहल्ले में किसी महिला को जापा हुआ है या बच्चा हुआ है, गोद भराई की रस्म हो रही है, तो स्मृति ईरानी गोद भराई की रस्म में गई, और जो नवप्रसूता है उसको 51,000 रुपये दिए, उसको 21,000 रुपये दिए। इस तरह पैसे का खुला उपयोग, खुला दुरुपयोग। मुझे लगता है कि एक पत्रकार के रूप में किताब लिखते वक्त आपको इन सब चीज़ों की भी चर्चा पड़ताल करनी थी। अनंत विजय जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहे हुए और सुनी गई बातों के आधार पर अगर पत्रकार कोई लिखता है तो उसे गल्प की श्रेणी में हर्ष जी डाल देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मेरी इस पुस्तक में कही गई, कहा जाता है, ऐसा बोला गया, इस कांग्रेसी पत्रकारीय प्रविधि का प्रवेश इस पुस्तक में नहीं है। इस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ तथ्य, शोध और पुरानी घटनाओं के आधार पर लिए गई बातों को कहा गया है। मुझे यह भी बताया गया कि 1998 में जब वहां से संजय सिंह चुनाव जीते थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अनुपस्थित हो गए थे और पैसों का खेल हुआ था। लेकिन चूंकि मुझे ऐसा कहा गया था और मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए मैंने इस पुस्तक में उसका सिर्फ उल्लेख भर किया है, फुटनोट की तरह। इसलिए रही बात सुपरस्टार की, तो मेरी समझ ये कहती है कि कोई भी ऐसी कलाकार जिसको 8 साल तक लगातार एकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का मिला हो, उसको हमें सुपरस्टार कहने की उदारता बरतनी चाहिए। पूरा देश उस समय स्मृति ईरानी को वीरानी खानदान के बहू के रूप में, तुलसी के रूप में याद करता था जब वो 2004 में चांदनी चौक से चुनाव लड़ रही थी। और दूसरी बात आपने कही कि वो 63 बार गई। इसको अगर पलट के देखा जाए प्रकाश जी, तो ये आंकड़े भी अगर आपके पास होते तो बड़ा अच्छा लगता कि 15 साल से वहां का सांसद वहां कितनी बार गया। लोकतंत्र में, राजनीति में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी तरह से होती है जिस तरह से किसी चैम्बर से अगर आप हवा को निकाल लीजिए तो हवा उसमें स्वतः प्रवेश कर जाता है। राहुल गांधी ने अमेठी में विपक्षी दलों को एक स्पेस दिया और नरेंद्र मोदी के परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य पर केंद्र में आने के बाद सुविधा वाली राजनीति का दौर इस देश में समाप्त हो गया, जिसमें एक पार्टी का अध्यक्ष दूसरे पार्टी के अध्यक्ष का मुंहदेखी करते हुए ध्यान रखता था कि अरे यहां से नेताजी खड़े हो रहे हैं, यहां कमजोर उम्मीदवार खड़ा कर लो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को अगर आप समग्रता में देखेंगे तो आपको ये पुस्तक रोचक लगेगी और आप न मुझे गोदी मीडिया की श्रेणी में रखेंगे और न आपको ऐसा लगेगा कि मैंने स्मृति ईरानी का कोई यशोगान किया है। आपने इतनी तारीफ की स्मृति जी की, लेकिन अभी एक दीपावली के अवसर पे उन्होंने जो होर्डिंग लगाया था उस पे कुछ लोगों ने पोस्टर चिपका दिए कि साहब पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों के तेल पे धरना प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी कहाँ हो अब, या वो 13 रुपए किलो में शक्कर जो बेचने का उन्होंने वादा किया था
मोदी जी की सरकार आने के बाद उसका भी विरोध वहां लोग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब जब वो अगली बार अगर वो उतरती हैं चुनावी रण में तो ये सब दिक्कतें उनको हो सकती हैं? महंगाई का एक मुद्दा आ गया है सामने, एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी बहुत हो ही जाती है सरकार की, तो उनको लग सकता है नुकसान इससे? अमेठी संग्राम का जब सीक्वल लिखूंगा तो उसमें इन वजहों की पड़ताल करूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया और अभी हम अपनी इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं जो 2019 में स्मृति ईरानी के जीत के साथ समाप्त हो जाता है। अच्छा, आपने ये भी जिक्र किया कि आपकी एक दफा आधिकारिक मुलाकात हुई स्मृति ईरानी के साथ, जो कि दर्ज भी है। आपकी कभी राहुल गांधी से मुलाकात हुई? राहुल गांधी से मध्य प्रदेश के ही उनके एक सहयोगी थे, नाम भूल गया, शायद धीरज नाम था उनका, उनसे उनके तुगलक रोड वाले आवास पर कनिष्ठ सिंह से तमाम तरह के लोगों से मैंने कोशिश की कि उनसे मुलाकात की जाए, उनसे समय मांगा। मेरा दुर्भाग्य कि मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं अब भी महसूस करता हूं कि अगर इस पुस्तक में राहुल गांधी के वर्जन को शामिल कर पाता और मुझे ये सौभाग्य मिल पाता कि मुझे उनसे मुलाकात का 10 मिनट का भी समय मिल जाता तो ये पुस्तक समग्रता में मतलब और अधिक रूप बेहतर हो सकती थी अगर राहुल गांधी का अब समय हमें मिल जाता। तो ये मैं ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन उतनी ही ईमानदार कोशिशें मैंने उनसे मिलने की न सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी उनकी पराजय पर बात करने से इनकार कर दिया। और जब ये पुस्तक छप के आ गई और कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो मैंने लिखा तो उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस के बड़े नेता जो उन दिनों राज्यसभा में थे, उन्होंने मुझे एसएमएस किया, लिखला तो ठीक है बा गुरु, मतलब लिखा तो आपने ठीक ही है, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये विडंबना है और ये मेरा दुर्भाग्य है। सर, अगर राहुल गांधी से फर्ज कीजिए मुलाकात आपकी होती है तो अमेठी के इतने विशद अध्ययन के बाद आपकी पीस ऑफ एडवाइस क्या होगी उनको? मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं राहुल गांधी को सलाह दे सकूं, ना मैं अपने आप को इतना काबिल मानता हूं कि राहुल गांधी जैसे महापुरुष को, महानुभाव को मैं कोई सलाह दे सकूं। उनके पास ऐसे ही सलाहकारों की बड़ी लंबी चौड़ी फौज होगी, ऐसा मेरा मानना है। स्मृति ईरानी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे एज ए पॉलिटिशियन? 10 में से 10। आपकी इस किताब को रिस्पांस कैसा मिला? कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं, किंडल पे कितनी डाउनलोड हुई और किन किन भाषाओं में किताब आ रही है? अभी तक ये हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित है और मुझे एक मेरे प्रकाशक ने बताया कि जनवरी में ये मराठी, गुजराती, बांग्ला और उड़िया, इन 4 भाषाओं में जनवरी में प्रकाशित होने जा रही है। कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं और वो किस पैमाने? 10,000 के करीब बिकी होंगी, ऐसा मुझे मेरा आकलन है। अभी मेरे पास रॉयल्टी स्टेटमेंट आएगा तो अगर प्रवीण जी अगले बार इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाएंगे तो आमंत्रित करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हम पढ़ते थे साहब कि पत्रकारिता जो है एक जल्दी में लिखा गया इतिहास है और अमेठी जो कि चुनाव निपट गए थे और हमारे देश में चुनाव तो लगातार चलते ही रहते हैं, कभी ये चुनाव कभी वो चुनाव, तो इस किताब को आपको लगता नहीं कि इस किताब की उम्र बहुत कम है क्योंकि अगली बार परिणाम बदल जाएगा, कोई नया आपके पास विषय मिल जाएगा? चैलेंज कितना था आपके सामने ये? इस किताब का अस्थायी महत्व तो इसलिए है, जैसा मैंने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी अध्यक्ष चुनाव में नहीं हारा था, तो जब भी कांग्रेस पार्टी के इतिहास पर चर्चा होगी, जब भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात की पड़ताल करेंगे, और मुझे इस बात की आत्मसंतुष्टि है कि राजनीति में अमेठी संग्राम एक ऐसी इकलौती पुस्तक है जो किसी एक लोकसभा क्षेत्र पर विशद विश्लेषण के साथ 2 चुनावों को आधार बनाकर लिखी गई है। हालांकि इसमें बाद के 40 पृष्ठों में मैंने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य देकर उसको पैडिंग करने की कोशिश की है, लेकिन मोटे तौर पर ये 2 चुनावों पर एक लोकसभा क्षेत्र पर केंद्रित है और इसका स्थायी महत्व तब तक रहेगा जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी, स्थायी महत्व तब तक रहेगा जब तक भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अनुज जी, इस किताब के बारे में एक छोटा सा सवाल, विश्वास है कि आप उसे अन्यथा में नहीं लेंगे। अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, अनंत विजय, ये किताब जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है या एक कंज्यूमर आइटम?
ये न तो जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है, न कंज्यूमर आइटम है। वो इसको इस तरह से समझिए कि 2019 में 23 मई को चुनाव परिणाम आया और इस पुस्तक का प्रकाशन 2020 में 21 दिसंबर को हुआ, तो लगभग 1.5 साल बाद। और इन 1.5 सालों में मैंने अमेठी की 5 या 6 यात्राएं की और कम से कम 27-28 दिन अमेठी के विभिन्न इलाकों में बिताए, अनेक लोगों से बातचीत की। और इसमें जो अनकही दास्तान लिखी है, वैसी एक छोटी सी दास्तान मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर सर आपकी अनुमति हो तो। वो बहुत ही मार्मिक दास्तान है और वो ये है कि अमेठी में एक शुक्ला परिवार रहता था। शुक्ला परिवार के बारे में यह कहा जाता था कि अमेठी इलाके में करीब 40 से 50 हजार वोटर उनके कब्जे में हैं। 2014 के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषांगिक संगठनों के लोग मिलकर यह प्रयास कर रहे थे कि शुक्ला जी को किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया जाए। उनका पुश्तैनी राजनीतिक रुझान और राजनीतिक लगाव कांग्रेस के साथ था, इंदिरा जी के जमाने से ही। और जब संजय गांधी जी पहली बार वहां से चुनाव लड़ने गए थे, तब जब रविंदर सिंह जी ने उनको पराजित किया था 77 में, तो उसमें शुक्ला जी को बड़ी घेरेबंदी करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने अपने पाले में लिया। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी कि जब तक स्मृति ईरानी हमारे सामने नहीं होंगी और उनकी स्वीकृति नहीं होगी, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी को न सपोर्ट करूंगा और न उन पार्टी में शामिल होऊंगा। तय हो गया। तय समय पर स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक, उस समय के इतिहास संकलन योजना से जुड़े हुए एक व्यक्ति और एक भाजपा के जिला अध्यक्ष, ये 4-5 लोगों की बैठक हो रही थी। स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। उस बैठक में शुक्ला जी ने गांधी परिवार से अपनी निकटता का विवरण देना प्रारंभ किया और कि राजीव गांधी के साथ ऐसी निकटता रही, संजय गांधी के साथ ऐसी निकटता रही, सोनिया जी के साथ, और प्रियंका को तो हमने बचपन से देखा है, बचपन से खिलाया है, गोद में खिलाया। और ये बोलते बोलते शुक्ला जी ने ये बोल दिया कि प्रियंका गांधी के शरीर पर कहां कहां तिल है ये भी मुझे पता है। अपनी आत्म प्रशंसा, आत्म प्रवंचना, इतना सुनना था कि स्मृति ईरानी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि इस आदमी को हम अपनी पार्टी में नहीं ले सकते। जो आदमी एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारी पार्टी में आकर हमें वोट दिलाएगा, ये हमें मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग, सब लोग स्मृति ईरानी को समझाते रहे कि बहुत ही कांटे की टक्कर वाला चुनाव है और इस आदमी के पास 35 से 40 हजार वोट हैं, आप इस बात को जाने दीजिए। और उन्होंने अपनी आत्म प्रशंसा में ये बात कह दी है। स्मृति ईरानी वहां से खड़ी हुई और सभागार से चली गई और आज तक शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पा रहे। ऐसी अनकही दास्तान इस पुस्तक में है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं। आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, मेरे मन में एक और सवाल सूझा, हालांकि काल्पनिक सवाल है, लेकिन आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी के स्थान पे प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती, पिछला चुनाव, या फिर जैसे कि वो सक्रिय दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, अगला चुनाव वो लड़ें अगेंस्ट स्मृति ईरानी, तो क्या बदलाव आपको लगता है? बड़ा रोचक होगा चुनाव और ये तो जनता तय करेगी। अनंत विजय या हर्षवर्धन जी नहीं तय करेंगे कि कौन जीतेगा, लेकिन चुनाव बहुत रोचक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और बता दूं, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जब प्रियंका गांधी की शादी हुई थी और रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो गोरखपुर से होते हुए अमेठी पहुंची थी, तो पूरे इलाके में पोस्टर लगा था, कांग्रेस के लोगों ने लगवाया था, दीदी जीजाजी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, पूरे इलाके में। और भयानक लोकप्रियता थी प्रियंका जी की, लोग उनको देखने के लिए सड़कों के किनारे खड़े थे जब वो प्रियंका गांधी वाड्रा हुई थी। तो और 2019 के चुनाव का एक वाकया मैंने इसमें दिया है
कि किस तरह से प्रियंका गांधी को अमेठी में अपनी सभाएं रद्द करनी पड़ रही थी क्योंकि लोग उनकी सभाओं में नहीं पहुंच पा रहे थे। किस तरह राजीव गांधी की मूर्ति पर गुलाब चढ़ाने के लिए 1 ट्रक गुलाब लाया गया और उस इलाके में किसी कांग्रेसी ने नरेंद्र मोदी को दशानन दिखाते हुए एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया था। उस वजह से अमेठी की जनता वहां पहुंची नहीं थी और गुलाब की पंखुड़ियां सूख गई थी। यह अनंत विजय नहीं कह रहा है, सभागार में बैठे कोई भी व्यक्ति गूगल करके देख ले, तमाम मीडिया हाउसेस में यह खबर प्रकाशित हुई थी। तो चुनाव में इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव में राहुल गांधी को पराजित करने के बाद स्मृति ईरानी ने अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया हो जो किताब छपने के पहले आपने देखे? मैं गया ही नहीं सर, मेरी तो किताब ही खत्म हो गई जीत के बाद। क्या अभी भी आपके संपर्क है अमेठी के लोगों से, प्रियंका से? अमेठी के लोगों से मैं लगातार संपर्क में हूं। पता नहीं इस पुस्तक को लिखने के बाद उनको ऐसा लगता है, मुझे ट्विटर हैंडल पर कई सारे अमेठी की समस्याओं को लेकर, सड़कों की बदहाली को लेकर, मंदिरों में दान चंदे को लेकर लोग मुझे टैग कर देते हैं। ये उनका प्यार है मेरे प्रति और मेरा सौभाग्य है कि मैं अब भी लोगों से जुड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीने बाकी हैं। स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेगी या राहुल गांधी की हार उस चुनाव को कितना प्रभावित करेगी? अब ये तो सर जेपी नड्डा जी बता सकते हैं कि कितना उनका उपयोग करेंगे, मैं कैसे बताऊं इसमें। एक पत्रकार के रूप में आपका कोई आकलन? अब प्रियंका जी ने कहा है लड़का लड़ नहीं सकता, लड़की लड़ेगी। वहां प्रियंका जी ने कहा है ना सर कि लड़की हूं, लड़ नहीं सकती हूं। तो अगर एक पत्रकारीय विश्लेषण इसका किया जाए तो इसका यह भी अर्थ है कि लड़का नहीं लड़ सकता, इसलिए लड़की लड़ेगी। अच्छा, केरल जाना पड़ा राहुल गांधी को, एक सुरक्षित सीट की तलाश भी करनी पड़ी, 2 नावों की सवारी भी करनी पड़ी। तो राहुल गांधी की हार को अमेठी से आप परिवारवाद के खिलाफ लोकतंत्र का एक संकेत समझते हैं या कि स्मृति ईरानी का एक अभिनेत्री से राजनेता के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और जो उन्होंने मेहनत की उसका फल मानते हैं? देखिए, स्मृति ईरानी में एक चीज बहुत अच्छी है कि वो लोगों से जुड़ने की अद्भुत क्षमता है उनके अंदर। वो किसी से भी 5 मिनट मिलती हैं तो वो उसको प्रभावित कर लेती हैं और उसके बाद फिर उसका नाम जीवन भर याद रखती हैं। सर, पुराने जमाने में ऐसे बहुत नेता होते थे जिनको 4-5 हजार नाम याद रहते थे, है ना। तो वो वैसी नेता, और मनोहर पर्रिकर जी ने मुझे बताया था, तब ये किताब लिखने की योजना नहीं थी, कि इसमें राजनीति की नब्ज पहचानने की क्षमता है इस लड़की में, ये बहुत आगे जाएगी। और यही बात उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी कही थी जब 5 मई को नरेंद्र मोदी की सभा 2014 में अमेठी में आखिरी सभा हुई थी। 5 बजने के ठीक पहले उस सभा को वहां किया गया था। दूसरी जो बात आप कह रहे थे उसमें एक मेरे प्रश्न मैंने इसमें छोड़ा है जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों और सर जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के लिए चुनौती तो नहीं कहूंगा लेकिन यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। आप सब लोगों के सामने भी ये प्रश्न छोड़ता हूं मैं कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनाव शहरी क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ता? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इलाहाबाद, अब प्रयागराज के में पैदा हुए, आनंद भवन वहां था, कांग्रेस का सब कुछ वहां से होता था, चुनाव लड़ने फूलपुर चले गए, प्रयागराज से नहीं लड़े। इंदिरा जी रायबरेली चली गई, चलिए वो फिरोज गांधी का क्षेत्र था, वहां तक हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब उनको दूसरी सीट से चुनाव लड़ना था तो आंध्र प्रदेश के मेढक चली गई। राजीव जी, संजय जी अमेठी से लड़े, सोनिया जी अमेठी रायबरेली से लड़ती रहीं। राहुल जी को जब अमेठी छोड़ के कहीं और सीट से लड़ना था वायनाड चले गए, अगेन नॉट एन अर्बन सीट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजनीति शास्त्र से जुड़े लोग इस बात की पड़ताल करें कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, अगर अखिल भारतीय व्याप्ति उनकी है और लोकप्रियता है,
तो अर्बन क्षेत्र से चुनाव, नगरीय क्षेत्र से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, जहां साक्षरता की दर ज्यादा है, जहां के लोग ज्यादा संपन्न हैं, उन इलाकों से ये लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते। स्मृति ईरानी का लोगों से जुड़ने की क्षमता, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन और नरेंद्र मोदी के चेहरे की विश्वसनीयता, और सबसे महत्वपूर्ण अमेठी की जनता का एक डायनेस्टी के खिलाफ उठ खड़े होने का मादा। क्योंकि ठीक कुछ दिनों पहले 2011 में बिजली को लेकर अमेठी में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और अपने किताब में मैंने उसका विस्तार से वर्णन किया है कि किस तरह से ये कल्पना कर सकते हैं कि गांधी परिवार के युवराज के क्षेत्र में एक हफ्ते रात में बिजली आती थी और एक हफ्ते दिन में बिजली आती थी। अब तो स्मृति जी अपना वहां घर भी बना रही हैं, भूमि पूजन हो गया है, और राहुल गांधी मुझे नहीं बुलाया। राहुल गांधी तो वहां गेस्ट हाउस में रुकते थे, ऐसा भी मैंने पढ़ा। तो एक जो कनेक्ट वो पैदा करती हैं लोगों के साथ, अभी मैंने पढ़ा कि कहीं चाय कार्यकर्ताओं को पिला रही हैं, कहीं रुकी थी बीच में कुछ दिन पहले। तो कनेक्ट पैदा करने की क्या वो उनकी शैली है जो कि चुनाव में काम आती है। एक और दिलचस्प किस्सा बताता हूं। अपने चाय की बात की, मैं जब अमेठी पहली बार गया तो मुझे वहां बताया गया कि स्मृति ईरानी एक बार कार्यकर्ताओं को लेके वहां एक कल्पतरु रेस्तरां है। अमेठी के लिए रेस्तरां होना ही बहुत बड़ी बात है। आप सोच भी नहीं सकते कि अमेठी कितना पिछड़ा हुआ था। जब मैं 19 में गया, 2019 में, एक बहुत घटिया सा होटल मिला जहां खाना भी बाहर से आता था, जहां आपको कपड़े भी अपने खुद से धोने होते थे, जहां बाल्टी में पानी लाके आपके बाथरूम में रहता था कि आप नहा लीजिए एक बाल्टी पानी में। तो इस तरह की वहां व्यवस्था थी। वहां एक रेस्तरां पर ये कार्यकर्ताओं के साथ गई, मुंबई और दिल्ली में रहने वाली, कि डोसा बनाओ और सारे कार्यकर्ताओं को खिलाओ। वो बेचारा खड़ा हो गया और कांपते हुए बोला कि मैडम, मैं तो दिन भर में 5 ही डोसा बनाता हूं। बोला ऐसा क्यों? बोला 3 के परमानेंट ग्राहक हैं, 2 आते जाते बिक जाते हैं, तो मैं 5 ही बनाता हूं। और हमारे एक मित्र ने एक बहुत बड़ी पत्रिका, मतलब छोटे प्रसार संख्या वाले प्रतिष्ठित पत्रिका में लेख लिखा, जिसमें यह बताया गया कि आलोक ढाबा में स्मृति ईरानी ने अपना ऑफिस खोला था, तो वहां 8 एसी कमरों में उनका दफ्तर चलता था। मैं गया आलोक ढाबा, दिलीप सिंह वहां उसके सिंह साहब उसके मालिक थे। मैं उनसे मिला, मैंने कहा जरा वो 8 कमरे दिखा दीजिए। तो पता चला सर वहां कमरे ही 2 हैं। तो जो एक वातावरण बनाया जाता था अमेठी को लेके, जब हम उसको गांधी परिवार का गढ़ कहते थे। राजदीप सरदेसाई जी ने अपनी किताब में प्रसंग लिखा है। उनकी किताब जो 2014 और 19 के इलेक्शन पे आया, उससे मैंने कोट किया है इसमें। उन्होंने लिखा है कि वो अपने एक सहयोगी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ हेलीकॉप्टर से गए, उनके स्वीट के बाहर बैठे रहे, फिर वो जहां निकली उनके साथ गए और अमेठी घूमा और वापस लखनऊ आ गए। तो फिर तो आप उतना ही देख पाएंगे जितना प्रियंका गांधी दिखाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं। तो फिर तो गढ़ ही नजर आएगा आपको। ये प्रकाश जी से सवाल है। मेरी किताब में उनका जिक्र है, डॉक्टर कुमार विश्वास का। जितना वोट आया था उसी अनुपात में उनका जिक्र है। डॉक्टर कुमार विश्वास को जितने वोट मिले थे, 4थे नंबर पे रहे थे, शायद 4थे या 5वें नंबर पे रहे थे, 4थे पे रहे थे। तो जितना, देखिए ये राजनीति की किताब है, ये इसमें इस आधार पर किसी की एंट्री नहीं होगी कि वो टेलीविजन की कितनी बड़ी स्टार है या वो साहित्य का कितना बड़ा कवि है। इसमें तो जनता का जितना प्यार आपको मिलेगा, मैंने अपनी इस पुस्तक में उसी अनुपात में स्थान दिया है। राहुल गांधी के प्रति मैं थोड़ा उदार रहा हूं, उनको थोड़ा ज्यादा स्थान दिया है। यूपी चुनाव के बारे में सवाल पूछना। यूपी के साथ देश का मध्यावधि चुनाव, मुझे नहीं लगता 303 सीट जीतने वाली पार्टी क्यों मध्यावधि चुनाव करवाएगी। मुझे नहीं लगता। मैं 25-26 साल से राजनीति समझ रहा हूं, इतना अगर समझता हूं तो यही है। सर आप बोल। इससे भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी जब वायनाड जाने के लिए, जब कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई ने प्रस्ताव पारित किया, तो कांग्रेस पार्टी उसको सार्वजनिक करती, उसके पहले स्मृति ईरानी के हैंडल से ट्वीट हो गया, भाग राहुल भाग हैशटैग के साथ।
तो ये संगठन की कमजोरियों को दिखाता है। ये मेरा मतलब कहने का किसी का उपहास उड़ाना नहीं है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने की वजह से ये समझना चाहता हूं कि संगठन में कहां कहां सुराख थे जिसकी वजह से पराजय हुई। इतने बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और रहा आपका प्रश्न, तो लोकसभा क्षेत्र तो लोग बदलते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल जी गए, मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं जाना चाहिए। चुनाव हारने के बाद जो उन्होंने अमेठी की सभा में कहा कि आप लोगों ने मुझे चुनाव हरा दिया है, मेरी गलती थी, लेकिन जिम्मेदार तो आप लोग भी हो। लोकतंत्र में यह पहला मौका था जब मैंने किसी भी नेता को अपने चुनाव हारने के लिए जनता को जिम्मेदार ठहराने, सार्वजनिक रूप से जनता को जिम्मेदार ठहराते हुए सुना। अन्यथा नेता लोग बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के कहते हैं जनादेश का स्वागत करता हूं, जनता जनार्दन है, जैसा वोट देगी हम वैसे काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने यह साहस दिखाया और उन्होंने कहा कि जितना मैं हार के लिए जिम्मेदार हूं, आप लोग भी जिम्मेदार हो।